जैन साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज की इस श्रृंखला में हम संसद के बारे में जानेंगे और संसद से संबंधित हम क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। यदि आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको ये टॉपिक पूरा ही समझ में आएगा और क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इससे पहले हम वीडियोज में संसद से पहले जितना भी है हम पूरा करा चुके हैं और वहां पर डीपीएसपी हो या राष्ट्रपति हो, वो पूरा का पूरा आर्टिकल के साथ समझाया गया है। और इस चीज का जो टारगेट है 2025 में होने वाला ऑल वनडे एग्जाम्स। ओके, तो बिना देरी के शुरू करते हैं संसद से संबंधित क्वेश्चन। पहला, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो राजतंत्रीय, संप्रदायवादी, संसदीय या अल्पतंत्रीय? भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसद। भारत में का महत्वपूर्ण है संसद की। किसकी है? संसद की। ओके, संसद को देश के लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। संसद को विधायिका भी कहा। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है विधि का निर्माण। संसद में हमारे यहाँ कितने सदन हैं आगे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। 2 सदन। नेक्स्ट, संसद, भारत की संसद या पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है? तो हमने इसको कहां से लिया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो हमने इसे कहां से लिया है? इसे हमने ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी संसद में सदन है, वहां 2 सदन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? जल्दी से कमेंट कीजिए किस आर्टिकल में कहा गया है। तो आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होगी। तो भारतीय संसद किस किस से मिलकर बनी होगी? राष्ट्रपति, आर्टिकल 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। क्योंकि आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ओके, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अगर अंग आ जाए, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। मित्रों, 3। ओके, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। वहीं अगर हम सदन देखें तो सदन 2 है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, उच्च या स्थायी सदन भी कहा जाता है और लोकसभा कैसा है? निम्न सदन। ये उच्च सदन सॉरी या स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कभी भी विघटन, परमानेंट सदन है। इसमें सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रति 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये क्या होता है? इससे कभी विघटन स्थायी सदन है। और लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। समय से पहले मंत्रिपरिषद की सहायता से राष्ट्रपति लोकसभा को कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया। भारत की संसद कितने सदनों में विभाजित है? अभी 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग? वाले वीडियो आया था कि सरकार के कितने अंग हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। कितने? तो सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका को हम संसद कहते हैं और विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य होता है कार्य करना, जो विधायिका विधि बनाए उसके अकॉर्डिंग कार्य करना। ओके, न्यायपालिका का प्राथमिक काम है विधायिका द्वारा बनाई गई विधि तथा कार्यपालिका द्वारा किया गया कार्य
क्या संविधान के तहत है या नहीं, इस बात की जांच करें, क्योंकि हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि यूएसए में सर्वोच्च कौन है और ब्रिटेन में सर्वोच्च कौन है। इसको हम पढ़ा चुके। यहाँ पर सर्वोच्च कौन है, हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है, हमारे यहाँ सर्वोच्च है संविधान। हमारे यहाँ सर्वोच्च कौन है, तो हमारे यहाँ सर्वोच्च है संविधान, है ना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। जल्दी से कमेंट कीजिए कि हमारे संविधान में मंत्रिमंडल का यूज कहां पर किया है, एक बार हुआ है हमारे संविधान में और किस जगह हुआ है आप बताएंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। पहले तो ये राज्यसभा किस आर्टिकल में 80 और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका आंसर होगा 250। कितनी हो सकती है, 250 हो सकती है। इसमें 238 और 12 ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा राज्यसभा में जाएंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा। ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जो साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव रखते हों। ऐसे 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाएगा। कैसे याद रखेंगे, रा 12। ओके, 250 में राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पीछे हमने बताया 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इससे क्या होता है, इसका कभी विघटन नहीं होता। नेक्स्ट, कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है। तो विज्ञान है, कला है, साहित्य है, तो वाक्पटुता ये शर्त नहीं है। ओके, आगे, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। कमेंट कीजिए किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति का पद होता है। पीछे वाले वीडियो में हमने इसे अच्छे से समझाया। लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल का पहली बार विधिवत गठन कब किया गया, तो इसका आंसर होगा 17 अप्रैल 1952 में किया गया। कब किया गया, 17 अप्रैल 1952 और इसका विधिवत गठन हुआ था और पहला सेशन 13 मई 1952 को पहला सत्र बुलाया गया। ओके, तो राज्यसभा और लोकसभा अपने अस्तित्व में कब आती है, 1952, क्योंकि 1951-52 में हमारे यहाँ पहली बार आजादी के बाद आम चुनाव हुए थे। कब हुए थे, 1951-52। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई। देखो ये क्वेश्चन आया था 2021 में। जो भी हम ये सीरीज लेके आए हैं इसमें 2024 तक के लेटेस्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो कितनी निर्धारित की गई थी मित्रों, 552। वर्तमान में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 550। क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियन थे, यहाँ पे क्या नियम था, अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन समुदाय को लोकसभा में मनोनीत किया जा सकता है। इसको हटा दिया गया है। और आप कमेंट कीजिए इस संशोधन के द्वारा ऐसा हुआ और ये संशोधन कब हुआ, पीछे हम पढ़ा चुके हैं। तो वर्तमान में कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 550 और इसमें 530 और 20, 530 राज्यों के द्वारा और ये केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा। ओके, लेकिन अभी वर्तमान में है कितनी, लोकसभा में सीटें कितनी है, 543। अभी कितनी है, 543, क्योंकि 2 हट चुकी हैं एंग्लो इंडियन वाली। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो
लोकसभा संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। और यहाँ पे 30 वर्ष किसके लिए है? तो 30 वर्ष राज्यसभा के लिए है। 21 वर्ष किसके लिए है? तो 21 वर्ष स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, उसके लिए 21 वर्ष है। और 18 वर्ष ये मत देने के लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष। ओके, नेक्स्ट, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगी? तो कितने दिनों के अंदर रिजाइन करना होगा? 14 दिन के अंदर उसे रिजाइन करना होगा। नेक्स्ट, अमित कोई एक नाम है, भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा कितनी है जहां से वह चुनाव लड़ सकता है? इसका मतलब कि एक बार में वह अधिकतम कितने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है? तो 2 बार। अभी हमारे मोदी जी भी पिछली बार 2 बार 2 जगह से लड़े थे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी राय लेगा निर्वाचन आयोग। लोकसभा या राज्यसभा के संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसकी सलाह लेकर? निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर। इस आर्टिकल से 103 के तहत। ओके, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है। सांसदों के वेतन का निर्णय संसद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति या शक्तियां हैं? इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि केवल लोकसभा की अनन्य शक्ति है जो राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। कमेंट कीजिए क्या ये सही है? इसका आंसर होगा ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपात की उद्घोषणा पहले तो राष्ट्रपति, कैसे हम पीछे बता चुके हैं, और यहाँ पर नियम है संसद। और जहां केवल संसद लिखा हो तो वहां पर क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा को बराबर अधिकार होता है। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। क्यों लाया जाता है? क्योंकि सरकार किससे बनती है? लोकसभा से बनती है। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी सही नहीं है, क्योंकि महाभियोग कहाँ लाया जाएगा? संसद में। और संसद में राज्य और लोकसभा को बराबर अधिकार होता है, राज्यसभा और लोकसभा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। और ये अभी आया है IAS प्री 2022 में। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? तो वीरा कुमार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो केवल एक डेट दी हुई है, अन्यथा ये क्वेश्चन कई बार आया और अलग अलग तरीके से आया। कौन शपथ नहीं लेता? लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता। ये किसकी शपथ लेता है? ये सामान्य सांसद की शपथ लेता है। ओके, लोकसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्नलिखित किसको सौंप सकता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही किसी भी बिल पर ये लिख के देता है इट इज मनी बिल, और तभी वो मनी बिल या धन विधेयक माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करता है? तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल से? आर्टिकल 108।
अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि किसी भी विधेयक को पास करना अति आवश्यक है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाने के बाद इसकी अध्यक्षता कौन करता है मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर ये अपने पद पर नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर ये भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। किसी भी मामले में राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए किसी सदस्य द्वारा की जाने वाली संकल्प की सूचना किसे संबोधित करनी चाहिए? तो इसमें क्या होगा? लोकसभा महासचिव। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार बैठक होना आवश्यक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कहा गया है कि किसी 2 सेशन के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो कितने बार? कम से कम 2 बार। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ कितने बार? 3 बार। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? तो 1/10। इसमें क्या होता है? ये कोरम या गणपूर्ति किसे कहते हैं? सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कोरम गणपूर्ति कहलाती है। इसका मतलब ये होता है कि कम से कम इतने मेंबर चाहिए जिससे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके। वो कितने? 1/10। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप ये भी समझेंगे कि जहां पर लोकसभा को स्पेशल अधिकार है वहां संयुक्त बैठक नहीं होगी। इसके साथ साथ संविधान संशोधन के मामले में भी संयुक्त बैठक नहीं होगी। धन विधेयक के मामले में भी नहीं होगी। विनियोग विधेयक के मामले में भी नहीं होगी। इसके मामले में तो सामान्य विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत हो सकती है। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? अभी हमने चर्चा की। तो 6 महीना। प्रश्नकाल व संसद के सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने के मध्य के समय को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी सदन का पहला घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। तो प्रश्नकाल और कार्यवाही के बीच के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और ये भारत की अपनी देन है। ये नाम किसने दिया? भारतीय पत्रकारों द्वारा दिया गया। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, सदन को स्थगित कर देना, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। तो विधेयक पर बहस को बंद कर देना। देखिए, इसको आपको समझना होगा। गिलोटीन का शुद्ध अर्थ है गला काटना। इसमें क्या होता है? किसी भी विधेयक पर बिना चर्चा के उसे जब पास कर दिया जाए तो उसे कहा जाता है गिलोटीन। तो इसमें बहस को बंद कर देना और उसे पास करा देना। बिना अनुमति के संसद से कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई सांसद अयोग्य हो जाता है? तो 60 दिन बिना बताए अगर वो अयोग्य रहता है, करीब 60 दिन बिना बताए अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? अभी पीछे पड़े। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? 102, 113, 112 और 101। जल्दी से कमेंट कीजिए किसमें, किसके तहत ये लाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? 112। 112 से 117 तक क्या होगा? इसमें से वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। ओके, नेक्स्ट। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और किसकी सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बनता है? तो राष्ट्रपति। तो कोई भी संसद में जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है चेंज के लिए तो वो क्या कहलाता है मित्रों? वो विधेयक कहलाता है। एक सदन में, पहले सदन में जाता है
लोकसभा या राज्यसभा कंडीशन के हिसाब से, और यहाँ पर पास हो जाता है। सामान्य बहुमत या विशेष बहुमत ये भी अलग अलग होता है। दूसरे सदन में गया और यहाँ पर भी पास हो जाता है, और इसके बाद इसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और जैसे ये अपनी अनुमति दे देगा ये विधेयक विधि कहलाएगा। इसे बिल कहते हैं और इसे विधि या अधिनियम एक्ट कहते हैं। ओके, फिर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से वीटो पावर भी लगा सकते। नेक्स्ट, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी भी विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि वित्त विधेयक कहाँ लाया जाएगा? केवल धन विधेयक में लाया जाएगा। बाकी सभी विधेयकों के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन अनिवार्य है, सही है। वित्त मंत्री वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है। विधेयकों के संबंध में असहमति को संसद के संयुक्त सत्र के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? आर के षणमुखम शेट्टी ने। भारत की आकस्मिक निधि स्थापित की गई तो कब की गई? 1950 में। अगर सरकार बजट पास नहीं कर पा रही है तो, या अनुदान पास नहीं कर पा रही है, तो सरकार आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर काम चला सकती है। और आकस्मिक निधि किसके पास रखी होती है? राष्ट्रपति के पास। इसका गठन कब हुआ? 1950। उस समय इसमें कितना रुपया था? 50 करोड़। और वर्तमान में कितना रुपया है? यहाँ पर 500 करोड़। तो सरकार यहाँ से पैसा निकालकर खर्च चला सकती है। फिर जब बजट पास हो जाता है उतना ही पैसा इसमें रखना होता है। ओके, क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा हो तो लाइक और कमेंट कीजिए, ना समझ में आ रहा हो तो वो भी आप बता सकते हैं। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो कितने सदस्य? 15। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंटिंग समिति, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, और 22 में 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति, याचिका समिति। तो सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। इससे मितव्ययी समिति भी कहा जाता है, और ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। ये केवल और केवल लोकसभा से होती है, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है मित्रों? तो इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। ओके, इसके साथ साथ इसे अनुमान समिति भी कहा जाता है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बजट के अनुमानों की जांच करना और मितव्ययता के सुझाव देना, इसका काम होता है। ओके, आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।